आज हम जीवन के इस अद्भुत फैलाव और सच कहूं तो उसकी अविश्वसनीय विविधता पर बात करने वाले हैं। ये जानकारी जीव विज्ञान के कुछ खास हिस्सों से ली गई है। जरा सोचिए, इस धरती पर लाखों तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं। करीब करीब 17 से 18 लाख प्रजातियां तो पहचानी भी जा चुकी हैं। हाँ, और ये संख्या लगातार बढ़ी रही है। बिल्कुल। ये विविधता जितनी हैरान करती है उतनी ही ये दुनिया पेचीदा भी है। तो सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इतनी बड़ी और इतनी अलग अलग तरह की दुनिया को आखिर समझते कैसे हैं? यहीं पर जरूरत पड़ती है दो बहुत महत्वपूर्ण चीजों की। क्या है वो? एक तो नामकरण मतलब नॉमेनक्लेचर, और दूसरा है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। ये वो तरीके हैं जिनसे वैज्ञानिक जीवों को पहले तो पहचानते हैं, फिर उन्हें एक पक्का स्टैंडर्ड नाम देते हैं और फिर उन्हें ठीक से ग्रुप्स में रखते हैं, व्यवस्थित करते हैं। अच्छा, और हमने सुना है अर्नस्ट मेयर जैसे वैज्ञानिकों के बारे में भी। उन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहते हैं। जी हाँ, अर्नस्ट मेयर का काम प्रजातियों की विविधता और उनके विकास को समझने में बहुत अहम रहा है। उनका योगदान बहुत बड़ा है। तो चलिए इसी व्यवस्था को, इसी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में यही आ रहा है कि आखिर जीवों को एक पक्का नाम देने और उन्हें ग्रुप्स में बांटने की जरूरत ही क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, अगर हर जगह एक ही पौधे या जानवर को अलग अलग लोकल नामों से जाना जाए। हाँ, जैसे हमारे यहाँ आम को आम कहते हैं, कहीं और कुछ और। बिल्कुल। तो वैज्ञानिकों के बीच कितनी गड़बड़ हो सकती है। कोई रिसर्च ठीक से नहीं हो पाएगी, बातचीत में भ्रम होगा। इसी उलझन से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका, एक मानकीकृत नामकरण की प्रक्रिया बनी। और वो तरीका कौन सा है जो सबसे ज्यादा चलता है? सबसे ज्यादा प्रचलित प्रणाली है द्विपद नामकरण पद्धति। अंग्रेजी में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। हाँ, ये नाम सुना है। कैरोलस लिनियस ने दिया था, है ना? बिल्कुल सही, कैरोलस लिनियस। उन्होंने ही इसे व्यवस्थित रूप दिया। इसमें हर जीव के वैज्ञानिक नाम के 2 हिस्से होते हैं। 2 हिस्से? कैसे? पहला हिस्सा उसके वंश का यानी जीनस का नाम होता है, और दूसरा हिस्सा उसकी विशिष्ट उपाधि यानी स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है, जो मिलकर प्रजाति का नाम बनाता है। जैसे हम आम का उदाहरण लें, उसका वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, अच्छा। हाँ। यहाँ मैंजीफेरा जो है वो आम का वंश है और इंडिका उसकी विशिष्ट उपाधि है। ये दोनों मिलकर उसकी प्रजाति का नाम बनाते हैं। ठीक है। और इसे लिखने के भी कुछ खास नियम होते होंगे? जी हाँ, बिल्कुल पक्के नियम हैं, ताकि पूरी दुनिया में एक रूपता बनी रहे। पहली बात, ये नाम आमतौर पर लैटिन भाषा से लिए जाते हैं या उन्हें लैटिन जैसा बना दिया जाता है, और लिखते वक्त इन्हें तिरछा मतलब इटैलिक्स में लिखा जाता है। अच्छा, तिरछा लिखना जरूरी है? प्रिंट में। अगर हाथ से लिख रहे हैं तो वंश और उपाधि दोनों के नीचे अलग अलग लाइन खींचते हैं। दूसरी बात, वंश का नाम हमेशा बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जैसे मैंजीफेरा में एम बड़ा है, और विशिष्ट उपाधि वो हमेशा छोटे अक्षर स्मॉल लेटर से शुरू होती है, जैसे इंडिका में आई छोटा है, चाहे वो किसी व्यक्ति या स्थान के नाम पर ही क्यों ना हो। ये तो काफी ध्यान रखने वाली बातें हैं। हाँ, और कभी-कभी नाम के आखिर में उस वैज्ञानिक का नाम भी संक्षेप में लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जीव का वर्णन किया था, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन। यहाँ लिन लिनियस के लिए है। ओह, ये तो उस वैज्ञानिक को श्रेय देने का तरीका हुआ। बिल्कुल। और इन सारे नियमों को तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। पौधों के लिए ICBN है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, और जंतुओं के लिए ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अच्छा, तो ये नाम रखने का तरीका तो समझ आ गया, काफी व्यवस्थित है। पर इतने सारे जीवों को सिर्फ नाम देना ही काफी नहीं होगा, उन्हें ग्रुप्स में कैसे रखते हैं? हाँ, यहीं पर आता है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। ये वो प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर सुविधाजनक ग्रुप्स या श्रेणियों यानी कैटेगरीज में रखा जाता है। हाँ, खासकर उन लक्षणों के आधार पर जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे हम आसानी से पहचान लेते हैं कि ये पौधा है, ये जानवर है, या ये कीड़ा है, ये मछली है, ये स्तनधारी है। ये सब क्या हैं? ये अलग अलग श्रेणियां या वर्ग हैं। हाँ, ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी करते हैं। बिल्कुल। वैज्ञानिक भाषा में इन्हीं श्रेणियों को वर्गक कहते हैं, टैक्सॉन। और उसका बहुवचन? टैक्सा। तो पौधा एक वर्गक है, जानवर एक वर्गक है, स्तनधारी एक वर्गक है, कुत्ता भी एक वर्गक है। ये सब अलग अलग लेवल के वर्गक हैं। अच्छा, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, जीवों को पहचानना, फिर उनका नाम रखना और फिर उन्हें इन वर्गों में बांटना,
हाँ, इसी पूरी स्टडी को, इसी पूरे अध्ययन को वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। जी। और आज की जो आधुनिक वर्गीकी है वो सिर्फ बाहरी रूप रंग तक सीमित नहीं है। अब उसमें जीव की अंदरूनी बनावट कैसी है, उसकी कोशिका की संरचना क्या है, उसका विकास कैसे हुआ है, वो अपने पर्यावरण में कैसे रहता है, यानी उसकी पारिस्थितिक जानकारी, इन सबको आधार बनाया जाता है। मतलब काफी गहराई से अध्ययन होता है। बहुत गहराई से। वर्गीकरण कोई एक स्टेप की प्रक्रिया नहीं है, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें कई लेवल या पद होते हैं। इन सभी पदों को मिलाकर एक पदानुक्रम बनता है, एक हायरार्की। हायरार्की मतलब एक सीढ़ी जैसा सिस्टम। हाँ, बिल्कुल सही समझा, एक सीढ़ी जैसा सिस्टम। हर पायदान एक वर्गक या श्रेणी को दिखाता है। सबसे नीचे और सबसे बुनियादी स्तर पर होती है प्रजाति, स्पीशीज। ये ऐसे जीवों का समूह है जिनमें मौलिक समानताएं होती हैं और जो आपस में प्राकृतिक रूप से प्रजनन करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, प्रजाति सबसे नीचे, उसके ऊपर मिलती जुलती प्रजातियों को मिलाकर बनता है वंश, जीनस। जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, ये अलग अलग प्रजातियां हैं पर इनमें काफी समानताएं हैं, तो इन्हें एक ही वंश पैंथेरा में रखा गया है। अच्छा, और वंश के ऊपर? मिलती जुलती वंशों को मिलाकर बनता है कुल, फैमिली। जैसे पैंथेरा वंश जिसमें शेर, बाघ आते हैं, और फेलिस वंश जिसमें घरेलू बिल्ली आती है। इन दोनों को मिलाकर फेलिडी कुल बनता है। समझ रही हूँ। तो कुल के ऊपर? कई कुल मिलकर बनाते हैं गण, ऑर्डर। जैसे फेलिडी बिल्ली कुल और कैनिडी कुत्ता कुल। ये दोनों मांसाहारी हैं तो इन्हें कार्निवोरा गण में रखा गया है। ओके, गण से ऊपर? गणों को मिलाकर बनता है वर्ग, क्लास। जैसे कार्निवोरा गण जिसमें कुत्ते बिल्ली हैं और प्राइमाटा गण जिसमें बंदर इंसान आते हैं। ये सब स्तनधारी हैं तो इन्हें मेमेलिया वर्ग में रखते हैं। और वर्ग के ऊपर? वर्गों को मिलाकर बनता है संघ, फाइलम, ये जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, या प्रभाग, डिवीजन, ये पौधों के लिए। जैसे मैमेलिया स्तनधारी, एविस पक्षी, रेप्टिलिया सरीसृप, एम्फीबिया उभयचर, पाइसीज मछलियां, इन सब में रीढ़ की हड्डी होती है तो इन्हें कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। और सबसे ऊपर क्या है सीढ़ी में? सबसे ऊपर का लेवल है जगत। जैसे ये सारे कॉर्डेटा और बिना रीढ़ वाले जंतु सब मिलकर बनाते हैं जंतु जगत, एनिमेलिया। वैसे ही सारे पौधे मिलकर बनाते हैं पादप जगत। वाह, तो प्रजाति से शुरू होकर जगत तक ये पूरे एक सिस्टम है। जी हाँ, और एक बात ध्यान देने वाली है, जैसे जैसे हम इस सीढ़ी पर नीचे से ऊपर जाते हैं, प्रजाति से जगत की तरफ, जीवों के बीच जो साझा लक्षण है, कॉमन कैरेक्टर्स, वो कम होते जाते हैं। मतलब एक ही कुल की अलग अलग प्रजातियों में ज्यादा समानताएं होंगी बजाय एक ही गण के अलग अलग कुलों के जीवों में। वर्गीकरण ऊपर के लेवल पर ज्यादा सामान्य और नीचे के लेवल पर ज्यादा विशिष्ट होता जाता है। इसे एक उदाहरण से समझाएंगे, जैसे हम इंसानों का वर्गीकरण। हाँ बिल्कुल, हम इंसान, हमारा वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस? हाँ, होमो सेपियंस, सेपियंस हमारी प्रजाति है और होमो हमारा वंश है। हमारा वंश होमो होमिनिडी कुल में आता है जिसमें हमारे करीबी पूर्वज भी शामिल हैं। ये होमिनिडी कुल प्राइमाटा गण में आता है जिसमें बंदर और एप्स भी हैं। प्राइमाटा गण मैमेलिया वर्ग का हिस्सा है क्योंकि हम स्तनधारी हैं, और मैमेलिया वर्ग कॉर्डेटा संघ में आता है क्योंकि हम में रीढ़ की हड्डी होती है, और कॉर्डेटा संघ एनिमेलिया जगत का हिस्सा है। ये तो पूरा पता चल गया हमारा पता, प्रजाति से जगत तक। बिल्कुल। वर्गीकी से ही जुड़ा एक और क्षेत्र है जिसे सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। सिस्टेमैटिक्स, ये वर्गीकी से अलग कैसे है? देखिए, वर्गीकी का मुख्य फोकस पहचान, नामकरण और वर्गीकरण पर है। सिस्टेमैटिक्स इससे एक कदम आगे जाता है। ये जीवों की विविधता का अध्ययन तो करता ही है, साथ ही उनके बीच के विकासावधि संबंधों यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी समझने की कोशिश करता है। ओह, मतलब कौन किससे ज्यादा जुड़ा है, उनके पूर्वज कौन थे, ये सब? हाँ बिल्कुल, ये देखता है कि समय के साथ जीवन का विकास कैसे हुआ है। लिनियस ने भी अपनी मुख्य किताब का नाम सिस्टेमा नेचुरी रखा था, जो शायद इसी गहरे अध्ययन की ओर इशारा करता है। तो संक्षेप में कहें तो हमारी दुनिया जीवों की एक अविश्वसनीय विविधता से भरी पड़ी है, और इस विविधता को समझने, उसे व्यवस्थित करने के लिए वैज्ञानिकों ने पहचान, नामकरण, खासकर द्विपद नाम पद्धति और वर्गीकरण की एक बहुत ही सोची समझी प्रणाली विकसित की है, जिसे हम वर्गीकी कहते हैं। जी हाँ, और ये एक पदानुक्रमिक प्रणाली है।
एक हायरार्की है जो प्रजाति जैसे सबसे छोटे और विशिष्ट समूह से शुरू होकर जगत जैसे सबसे बड़े और सामान्य समूह तक जाती है। ये जीवों को उनकी समानताओं और सबसे महत्वपूर्ण उनके आपसी रिश्तों के आधार पर एक क्रम में रखती है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बताइए। देखिए, स्रोत बताते हैं कि शुरुआती दौर में इंसानों ने जीवों को शायद उनके इस्तेमाल के आधार पर बांटा था। इस्तेमाल मतलब कौन सा जीव खाने के काम आता है, किससे लकड़ी मिलती है घर बनाने के लिए, किसके रेशों से कपड़े बन सकते हैं, कौन सा जानवर खेती में मदद करता है, इस तरह की जरूरतें। हाँ, ये तो स्वाभाविक लगता है। अब जरा सोचिए, अगर आज भी हम जीवों को सिर्फ इसी नजरिए से उनके मानवीय उपयोग के आधार पर ही वर्गीकृत करते, तो जीवों के आपसी विकासवादी रिश्तों की हमारी समझ कैसी होती? शायद बहुत अलग होती है ना। वैज्ञानिक वर्गीकरण हमें उनके जो गहरे आपसी रिश्ते दिखाता है, शायद वो समझ हम कभी विकसित ही नहीं कर पाते। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम ज्ञान को कैसे देखते हैं, उसे कैसे प्राथमिकता देते हैं और क्यों। बिल्कुल। नजरिए से समझ कितनी बदल सकती है।